नाज़रीन, मैं हूँ सईद काजी और मेरे वीलॉग में खुशामदीद। मौजू तो आज मैंने कुछ और चुना था, मगर कल जो एक दिन पहले वाक़या हुआ और हमारे मस्जिद नबी में, उससे दिल बड़ा उदास और लहू लहू हुआ। बड़ी हमारी जो सबसे बरगज़ीदा हस्ती हैं, वहाँ पर ये एक अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ। लेकिन मैं कल सोच रहा था और फिर मैंने इस पे ज़रा थोड़ी रिसर्च की। ये जो वूइंग है या हूटिंग है, यकीनन ऐसे मकामात पर नहीं होनी चाहिए जो इबादत की जगह हैं, मगर हमने हालात को उस नहज पर ले गए हैं कि इस तरह हो रहा है। मगर मैंने इसकी तारीख़ तलाश की और मैंने देखा कि ये कब ये प्रोसेस, इसकी तारीख़ में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कब हुआ। तो मैं हैरान रह गया कि ये कई हज़ार साल पहले इस जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये यूनान में इसका आगाज़ हुआ और वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में था। वहाँ एक फेस्टिवल होता था जिसमें मुख्तलिफ ड्रामा निगार अपने ड्रामे पेश करते थे। तो वहाँ जो ऑडियंस बैठी होती थी वो अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इज़हार जो है वो बूइंग करके, हूटिंग करके या अपलाज करके या तालियां बजा के किया करते। तो ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है। मगर फिर मुझे मज़ीद हैरत हुई कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का, उसमें मैंने देखा कि उसमें जो कुछ वहाँ पे उनकी जो वर्सेस आयात हैं, 8 वर्सेस ऑफ साम 60 है या 9 वर्सेस ऑफ साम 108 ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें भी इसका मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में इसका इज़हार मिलता है। मगर हम ज़रा इसको जदीद अहद में आके देखते हैं कि जदीद अहद में ये कब शुरू होता है। और मैं बहुत पीछे नहीं जाता। 2008 में जो मिडल ईस्ट में एक सहाफ़ी ने जूता फेंका था उस पे प्रेसिडेंट बुश पे, तो उसके बाद ये सिलसिला जैसे चल ही पड़ा। और ये सिर्फ एक मुल्क में नहीं हुआ, बेशुमार जगहों पर हुआ। और इसमें मैंने जब मुल्कों की फहरिस्त देखी तो इसकी मिसालें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आयरलैंड, ताइवान, हांगकांग, पाकिस्तान, यूके, अमेरिका, अरब दुनिया में ये सब कुछ हुआ। ऐसे 5 बड़े वाक़यात इंडिया में हुए। राहुल गांधी के साथ हुआ, उत्तर प्रदेश में जूता फेंका गया। इसके बाद महमूद अहमदी निजात को भी इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जो सदर थे। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हमारे मुल्क में होता है और मनमोहन सिंह साहब के साथ अहमदाबाद में इस तरह का वाक़या होता है। और फिर आप ये देखें कि इवन जो इनके बड़े मशहूर लीडर थे एडवानी पर वो खड़ाएँ होती हैं, जो लकड़ी के स्लीपर्स होते हैं, वो फेंक दिए गए। ये तो मैं मिसालें दे रहा हूँ। बहुत और उमर अब्दुल्ला जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे हेल्ड कश्मीर के, उनके साथ हुआ। मगर ये सिलसिला क्या है, ये मसला क्या है, ये नफ़रत कैसे बढ़ गई है और क्यों बढ़ी है और आज इस मकाम पर आ गई है कि अब जो है वो हम ऐसी होली प्लेसेस जिनका नाम लेते हुए हमारे जो है तकद्दुस से हमारी आंखें झुक जाती हैं, वहाँ ये सिलसिला कैसे पहुँचा और ये क्या है बेसिकली। तो मैंने जो थोड़ा इस पे देखा, मुझे लगता है कि ये जो हमारे मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, इसमें मुझे खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं लगती जितनी मुझे लगता है कि एक नफ़रत दिलों में पैदा हो चुकी है। ये मुझे लगता है एक सी बीमारी है कोई जो समाज को लाहक हो गई है। अभी जब इमरान खान के साथ भी ये वाक़या हुआ, इसी तरह हमारे ग़ालिबन मस्जिद नबी में हुआ या कहीं वहीं पर हुआ, तो उस वक्त बड़ी बगलें बजाई गई थी और कहा गया था कि देखें अल्लाह। और आज हमने तब भी कंडेम किया था और आज भी कंडेम करें। अब मसला क्या है, मैं आपको 2 खबरें देना चाहता हूँ। ये नफ़रत का ये आलम हो गया है कि जहाँ पे मियाँ साहब की ये रेजिडेंसेस हैं, जहाँ पे ये एवन फील्ड है, वहाँ पे मेरी इतला के मुताबिक कोई 37 रेजिडेंट्स जिनकी और कोई रेजिडेंट वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने बरतानिया की सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें हमारी रेजिडेंस तब्दील की जाए, हमें मुतबादल जगह दे दी जाए या इनकी घरों को कहीं और आप ले जाएं। इससे भी बढ़कर जो खबर मुझे मिली है और बड़े अंदर से मिली है और जो बड़ी अफसोसनाक है, जिसे मैं कंडेम भी करूँगा, कि जो लोग इस फैमिली के हैं और जो सियासत में भी नहीं है, ज़ाहिर है सियासत में सब तो नहीं होते, वो लोग इतने नफसियाती दबाव के अंडर हैं कि वो अब अपने ख़ानदान और अहले खाना को कह रहे हैं यार यहाँ से हमें निकालें, हमारे बच्चों ने जाना होता है बाहर। और जो है ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसको कंडेम इसलिए करता हूँ कि अगर मैं सियासत में हूँ, मुझसे लोग मुझे बुरा समझते हैं, मैंने कोई मुबैना बददियानती की है या नहीं की, उसमें मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उसकी जो फ्री मूवमेंट है वो नहीं रुकनी चाहिए। मगर ये मामला कहाँ तक आन पहुँचा।
अच्छा, मैं इसमें एक अहम वाक़या भूल गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्गरेट थैचर एक बड़ी मशहूर वज़ीर आज़म थी यूके की, और उन्होंने जो वेलफेयर स्टेट है उसको रोल बैक किया था, और शदीद बड़ी पॉपुलर थी शुरू में, और बाद में जब वो मरी तो उनके जनाजे के ऊपर जो है लोगों ने वहाँ पे इतना बड़ा एहतजाज किया। और मैंने एक प्ले कार्ड देखा जी, लोग को फौत हो जाए तो लोग कहते हैं रेस्ट इन पीस, तो वो प्ले कार्ड ऐसा था कि उसमें लिखा था रेस्ट इन पीस, और पीस पर क्रॉस का निशान था, नीचे लिखा था शेम, रेस्ट इन शेम, और साथ एक उसका फौजी एक फ्यूनरल था जो साथ जा रहा था, और लोग जो हैं उसको वो बुरा भला कह रहे थे। तो ये सारे ट्रेंड्स देख रहा हूँ कि ये कैसे बन रहे हैं। अब आते हैं इस किस्म में। अब सिलसिला ये है कि ये नफ़रतें इतनी बढ़ गई। रात को मुझे पता चला सूरी साहब पर हमला करने की कोशिश की गई। तो क्या अब हम स्ट्रीट बैटल्स करेंगे, हम गली मोहल्लों में एक दूसरे से लड़ेंगे? ये सिलसिला आखिर ख़त्म होगा तो कहाँ जाकर ख़त्म होगा? क्योंकि मुझे ये लगता है, अब मैं एक अहम सवाल की तरफ आता हूँ। हम कन्वीनियंस के लिए ये समझते हैं कि एक समाजी बीमारी में लाक हो गई, हम समाजी तौर पर बीमार हो गए हैं। तो भाई बीमार हो गए हैं तो फिर क्या करें? मिसाल के तौर पर अगर एक इंडिविजुअल को बुखार हो जाता है तो वो बुखार को क्या कहता है? मैं ये जाके कहता हूँ कि ये बुखार बड़ा शर्मंगेज़ है, मैं इस बुखार की मजम्मत करता हूँ। इलाज करते हैं, इटियोलॉजी। एक समाज के जो बड़े लोग हैं उन्हें बैठना चाहिए कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, और अगर है, और इसकी इटियोलॉजी हम मेडिसिन की ज़बान में कहते हैं बीमारी की वजह को, और हम उन्हीं बीमारियों का इलाज कर पाते हैं जिनकी इटियोलॉजी हमें पता चल जाती है। आज जो बीमारियां लाइलाज हैं वो हैं जिनकी वजूहात का हमें इल्म नहीं है। तो भाई ये क्या सिलसिला है? ये हमारे कौन से इक़दामात हैं जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो चुका है? ये क्या कोई खौफनाक डिसकनेक्ट तो नहीं है हमारी हुक्मरान इशराफिया और अवाम के दरमियान? उनके दरमियान कोई ब्रिज नहीं रहा, कोई पुल नहीं रहा। क्या दोनों मुख्तलिफ समतों में देख रहे हैं? मुमकिन है, अगर मैं रूलिंग इशराफिया का हिस्सा हूँ और मैं समझता हूँ मेरे मुल्क के लिए ये ठीक है, ये इसके फ्यूचर के लिए ठीक है, और मैं कुछ इक़दामात करता हूँ तो अपने तीन तो मैं खुशनीति से कर रहा हूँगा, मगर वो अवाम लगता है मुझे मेरी बात नहीं मान रहे, वो कुछ और अंदाज में देख रहे हैं। तो कैसे, जिसे आप कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसे कहते हैं, कैसे किया जाए? आज की दुनिया में जो इतना बड़ा गल्फ आ गई है अवाम के दरमियान और इशराफिया के दरमियान, चाहे वो मालियाती हो, चाहे वो सोच की हो, चाहे वो नज़रियात की हो, ये पुल कैसे बनेगा? इसे क्या हमने रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है। और मुझे ये बताएं कि अगर हम लंदन की गलियों में महफूज नहीं है, अपनी इंतहाई बरगज़ीदा हस्तियों के जो है वो उनकी मकाबिर हों या उनकी मसाजिद हों, वहाँ पर जो है इस तरह की अनटूवर्ड सिचुएशन, तो आई थिंक दिस इज़ अ मोमेंट टू रीथिंक। हमें रीथिंक करना चाहिए। रोज़ नफ़रत का बयानिया एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, लोगों की एक तरफ गुर्बत की ज़िल्लत से लोग परेशान हैं, एक तरफ से हम उन्हें इंसाइट कर रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि वो नूर आलम साहब पे हमला होता है, आज हम सूरी साहब पे हमला देख रहे हैं। तो ये सिलसिला कैसे रुकेगा? इसे हम कैसे रोकेंगे? और हमने जो एक तरह से नफसियाती मरीज़ाना किस्म की एक कैफियत हो गई है और पूरी ग्रुप पे होगी। और मैं यहाँ ख्वाजा आसफ साहब को कोट करूँगा, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कहा, और बड़े सर झुका के कहा, वो बड़े ज़ीरक आदमी हैं। उनका कहना था कि ये कुछ कर लें, जो भी करना है फैसला कर लें, क्योंकि ये तो सिविल वार, और सिविल वार की मैं बात नहीं कर रहा, खाकम बदान मेरे मुंह में खाक क्या, मगर ये बात शेख रशीद साहब कर रहे हैं, ख्वाजा आसफ साहब कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके कॉन्टेक्स्ट को समझें कि इंसान जो है वो और जो समाज है उनको हमने कैसे आगे लेके बढ़ना है, जो इस समय तरक्की के सम्राट हैं वो कैसे लोगों के साथ शेयर करने हैं, और ये जो सियासत है इसको अपनी ज़ाती मफाद, गरज और कारोबार के लिए हम मुख्तस कर देंगे तो अवाम। अब ये मैं अर्ज़ कर दूँ, मुझे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी लगे या ना लगे, मुझे नहीं पता उनकी पॉपुलैरिटी की गेज क्या है, मगर जो हुक्मरान इशराफियत से नफ़रत का इज़हार है, ये बड़ा संजीदा मसला है और इसको हमें ओवरकम करना है। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ों को बैठ के, जो मुख्तारान हैं, जो बड़े फ़ैसले करते हैं, जिनके फ़ैसले हमारी तारीख़ को मुरतब करते हैं, उन्हें रीथिंक करना चाहिए उससे पहले कि ये मामलात हमारे हाथ से निकल जाएँ। लेकिन मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि एक तरफ जहाँ पब्लिक का जो हक़ है प्रोटेस्ट का, वो बड़ा ज़रूरी है, उसी ने दुनिया को यहाँ तक लेकर आया है और ये तरक्की जो हमने की है। दूसरी तरफ उसे ख़ास डिसेंसी के अंदर रखना और एक दूसरे की जो स्पेस है उसका ख्याल रखना, वो भी बड़ा ज़रूरी है। और मैं आखिर में फिर कहूँगा, क्योंकि
मुझे ये इतलात मिली हैं कि बहुत से खानवादे जो हैं रूलिंग क्लासेस के जिनके साथ ये हो रहा है, उनकी फैमिली के बेगुनाह मेम्बरान जो हैं वो शदीद नफसियाती दबाव और बीमारियों के करीब आ गए। मैं पूरी बात बताना नहीं चाहता कि कितना ज़हनी दबाव है उन पर। तो मेरे ख्याल में ये सब मिल के कोई रास्ता ढूँढें, तलाश करें और एक पुरअमन जो समाज की तरफ हम बढ़ सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया के हालात ठीक नहीं हैं। अभी हमने लास्ट टाइम आपसे बात की थी हमारी मीशत की, आज मैंने मीशत पे बात करनी थी मगर मैं आज नहीं कर सका। कल या अगला जो मेरा ब्लॉग है उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के गिर्द कैसे शिकंजा तंग किया गया, इसे कर्ज़ों के अंदर हमने कैसे जो है वो जकड़ा और इसको हम नीज़ इसके घुटनों के बल ला के इस न्यूक्लियर एसेट के साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो नहीं हो सकता जो इराक की फ़ौज के पास हुआ, क्योंकि उसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे। ये अच्छे नहीं होते वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, इस्तेमाल भी नहीं करने चाहिए, मगर बड़ी ताकतें नहीं चाहती कि उनके अलावा किसी और के पास भी हों। इन साजिशों से, कॉन्स्पिरेसी से हमने कैसे बचना है, ये मेरा अगला मौजू होगा। और आप मुझे देखते रहिए, लाइक भी करें और जो है वो मुझे सब्सक्राइब भी करें। हम कोशिश करते रहेंगे कि हम ऑनेस्टी के साथ आपसे वो बातें शेयर करें जो सच पर मबनी हों और इस मुल्क के मफाद के सिलसिले में वो कोई छोटा मोटा रोल अदा कर सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।